नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में बात किया था मेसोलिथिक कल्चर, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण युग के बारे में। उसमें मुख्य तौर पे हम लोगों ने पढ़ाई की थी उसकी संस्कृति के बारे में, उस दौर में कौन कौन से नई चीज़ों का आविष्कार हुआ उसके बारे में, और उसके कहाँ कहाँ एक्सपेंशन किया गया था उसके बारे में बात किया था। बिल्कुल सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आज हम लोग पढ़ेंगे नियोलिथिक कल्चर के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पर हमारी बातें होंगी टाइम फ्रेम के बारे में, उसके एक्सपेंशन के बारे में, और जहाँ जहाँ उनका एक्सपेंशन हुआ, जो जो नए नए लोकेशंस आए, उन नए नए जगहों से क्या क्या नई नई चीज़ें हमें प्राप्त हुई उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे नियोलिथिक कल्चर की कुछ खास विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मुख्य तौर पे हमारे पास आज के 3 हिस्से हैं, टाइम फ्रेम है, एक्सपेंशन है, नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसके साथ साथ कुछ नई विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ टूल्स से रिलेटेड बातें हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए, आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले यह जानिए कि टाइम कब से कब है नियोलिथिक कल्चर का। तो टाइम के बारे में बताया था मैंने कि स्टोन एज में टाइम को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं हिस्ट्री में, इसीलिए टाइम से आपसे सवाल भी नहीं पूछा जाता है, आप ज़्यादा पैनिक मत होइएगा। तो नियोलिथिक कल्चर की शुरुआत हो रही है 4000 ईसा पूर्व। जब हम लोग मेसोलिथिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने बातें की थी कि मेसोलिथिक पीरियड का टाइम 10,000 BC से लेकर, यानी 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 BC तक या फिर 5000 BC तक, या कई स्कॉलर्स का कहना था कि 4000 ईसा पूर्व तक मेसोलिथिक पीरियड एग्जिस्ट कर रहा था। तो नियोलिथिक पीरियड के बारे में बताया गया है कि 4000 BC से लगभग इसकी शुरुआत हो रही है। भारत में पहली बार नवपाषाण संस्कृति का उद्गम 1842 ईस्वी में होता है। 1842 ईस्वी में पहली बार इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है, नवपाषाण कालीन संस्कृति का, नियोलिथिक कल्चर का। और वो है कहाँ से? रायचूर जिला से। कहाँ से? रायचूर जिला। और रायचूर जिला कहाँ में लोकेटेड है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का कहने का अर्थ है दक्षिण भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले यह जानो कि नियोलिथिक कल्चर का जब एक्सपेंशन हो रहा है तो भारत के किन किन हिस्सों में नियोलिथिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था। एक बात ध्यान रखना कि हर एक प्लेसेस में जब किसी चीज़ का आविष्कार हो रहा है तो दूसरे प्लेसेस पे जाने में उसको समय लग सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में एक ही साथ नियोलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हो गया। सारे प्लेसेस पे अलग अलग समय में हो रहा है, बहुत सारे अंतर से उसके 50 साल, 100 साल, 10 साल, 20 साल, इस तरीके से अंतर है उन सारे स्थल के आविष्कार के बीच में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि कितने हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ था। तो पहला चीज़ कि इसको 6 हिस्सों में, यानी भारत को 6 हिस्सों में बांट दिया जाए, तब देखा जाए कि भारत के टोटल 6 हिस्सों में इसका एक्सपेंशन हुआ था। कहाँ कहाँ? विंध्य के क्षेत्र में, ठीक है, विंध्य के क्षेत्र में। उसके साथ साथ उत्तरी भारत में, नॉर्थ इंडिया में इसका एक्सपेंशन था। उसके बाद दक्षिणी भारत में भी था और मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में था। उसके साथ साथ मध्य पूर्व का हिस्सा जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है वहाँ पे था। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा यानी कि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सा, यानी टोटल 6 हिस्सों में इसका एक्सपेंशन था। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जब एक्सपेंशन हुआ तो वहाँ पे किस राज्य में कौन से लोकेशंस पे कौन से नए नए प्लेसेस आए और वहाँ से कौन से नई नई चीज़ें हमें मिली। तो एक एक करके आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलना। मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टोन एज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके प्लेसेज, इसीलिए उनके प्लेसेज से आपसे सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्लेस का नाम है बुर्ज होम, ठीक है। बुर्ज होम के बारे में याद रखो पहला पॉइंट कि बुर्ज होम कश्मीर में लोकेटेड है। कहाँ में है? कश्मीर में। कश्मीर कहने का अर्थ है यहाँ पर उत्तरी भारत का एक प्रांत है कश्मीर, और कश्मीर का एक स्थान है जिसका नाम है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में 1935 ईस्वी में, कब? 1935 ईस्वी में भारत के 2 आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम है डी टेरा एवं पीटरसन, ठीक है, डी टेरा एवं पीटरसन ने मिलकर 1935 ईस्वी में कश्मीर प्रांत के बुर्ज होम नामक प्लेस पे खोज किया, खुदाई किया, और वहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई उसमें मुख्य तौर पे मनुष्य के साथ दफनाया गया कुत्ता पाया गया है,
ठीक है, मनुष्य के साथ दफनाया गया कुत्ता पाया गया है। उसके साथ साथ गर्त चूल्हा का अवशेष मिलता है, गर्त चूल्हा का अवशेष मिलता है। उसके साथ गड्ढा वाला घर वहाँ से प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि वहाँ पे लोग रह रहे थे लेकिन गड्ढे में घर बना हुआ था, ठीक है, यानी ज़मीन को खोदकर नीचे में घर बनाया गया था, उसका अवशेष मिला है। उसके साथ साथ भेड़ बकरी हड्डी के कई सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जानवरों के हड्डियों से उपकरण बनाए जा रहे थे। आप इस चीज़ को मेसोलिथिक पीरियड में भी देखे होंगे। उसके साथ साथ कुदाल मिला है, खुरपी मिला है, हंसुआ मिला है, ठीक है, छेनी मिला है, हथौड़ी मिला है। आप यदि गांव से होंगे तो आपको यह सारे के सारे उपकरण समझ में आ रहे होंगे। कुदाल जिससे हम लोग मिट्टी वगैरह खोदते हैं, खुरपी जिससे घास वगैरह गढ़ने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, हंसुआ जिससे हम लोग धान काटते हैं, साथ ही साथ छेनी जिससे हम लोग बेधनी पढ़ रहे थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना पैलियोलिथिक एज में बेधनी जिससे छेद करते थे, वही सेम चीज़ है छेनी। छेनी को रखकर हथौड़ा से मारकर किसी चीज़ में छेद करते हैं, ठीक है, या किसी चीज़ को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम उपकरण प्राप्त हो रहे हैं कहाँ से? बुर्ज होम से। तो बुर्ज होम से उपकरण से सवाल नहीं आता है, आपसे सवाल यह आता है कि मनुष्य के साथ, ठीक है, मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ऐसा साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो वह बुर्ज होम से। दूसरा सवाल किसने खोज किया था? तो डी टेरा ने। कब किया था? तो 1935 में। और बुर्ज होम कहाँ में लोकेटेड है? तो कश्मीर में लोकेटेड है। यह 4-5 तरीके से वह सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल की संभावना कैसे होती है पूछने की? उन सारे चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए उन सारे चीज़ पर भी आप फोकस कीजिएगा। आगे आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, जब आप देखो कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया जा रहा है तो इससे आप क्या समझते हैं? मान लीजिए कि आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको डिस्क्रिप्टिव में इस तरीके की चीज़ें आ गई और आपको एक्सप्लेन करना है, तब देखोगे यह एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का अर्थ यही है कि मनुष्य जब मरता था तो उसका कोई भी प्यारा चीज़ होता था जिसको अब वो डेली लाइफ में जब वो जिंदा था तो उसका इस्तेमाल करता था। जैसे वो अपने कुत्ते से प्यार करता था, जैसे किसी सिगरेट पीने का आदत है, किसी चीज़ को स्पेशल कोई चीज़ खाने का आदत है, तो मर जाने के बाद उसकी प्यारी वस्तुएं जिससे वो प्यार करता था पूरे जीवन, उन सारे चीज़ों को उसके शव के साथ, उसके लाश के साथ कब्र में दफना दिया जाता था डालकर। तो कुत्ते से भी प्यार करता था तो कुत्ते को भी मनुष्य के मरने के साथ कुत्ते के साथ उसको दफना दिया गया है, ठीक है। तो ये तमाम तरीके के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नवपाषाण काल में आ रहे हैं और बुर्ज होम से पहली बार आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, यदि कुत्ता दफनाया जा रहा है तो उसके साथ साथ उसके और कई सारे लवेबल थिंग्स हैं जिसको दफनाया जा रहा था, जिसको उसके साथ गाड़ा जा रहा था। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्लेस के बारे में, और दूसरा प्लेस है हमारा जिसका नाम है गुफ कराल, ठीक है, गुफ कराल। तो गुफ कराल भी कहाँ में लोकेटेड है? यह भी कश्मीर प्रांत का हिस्सा है, यानी उत्तर भारत का हिस्सा है। अब देखो कि गुफ कराल में जब खोज किया गया तो 1981 ईस्वी में, 1981 में खोज किया गया, खुदाई किया गया, किसके द्वारा? AK शर्मा के द्वारा। AK शर्मा कौन है? AK शर्मा भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने 1981 में गुफ कराल में जब खुदाई करवाया, जब खोज करवाया, तो वहाँ से कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई। कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई? पहला, सिलबट प्राप्त हुआ। सिलबट को आप अपने गांव में, हमारे गांव में सिलौटी बोला जाता है, जिसके ऊपर रखकर हम लोग मसाला पीसते हैं, उसको सिलबट प्राप्त हुआ यहाँ से। उसके बाद हड्डी का सुई प्राप्त हुआ है। देखिए सवाल यहीं से आता है, हड्डी का सुई कहाँ से प्राप्त हुआ है, या निम्न में से कौन ऐसा स्थल है जहाँ से हड्डी की सुई की प्राप्ति हुई है? तो आपको बताना है गुफ कराल। दूसरा सवाल इस तरीके से आएगा कि गुफ कराल जो है किस पीरियड का स्थल है? क्या वो नवपाषाण कालीन है, क्या वो मेसोलिथिक पीरियड का है, क्या वो पैलियोलिथिक है? तो याद रखना कि गुफ कराल जो है नियोलिथिक कल्चर का हिस्सा है, यानी नवपाषाण कालीन स्थल है। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? और कई सारे औजार प्राप्त हुए हैं। तो औजार बनाने के लिए हड्डी का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके साथ साथ पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद बेधक की प्राप्ति हुई है, ठीक है, बेधक, बेधनी जिसको छेद करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसके बाद जानवरों के हड्डी प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ मिट्टी के बर्तन जिसको आप मृद भांड बोलते हो, तो मिट्टी का बर्तन भी प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वो लोग आहार करते थे, मिट्टी के बर्तन में ही खाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे थे। तो मिट्टी के बर्तन, ये तमाम सारी चीज़ें गुफ कराल
से प्राप्त हुई है। तो आप हमारे साथ एक एक चीज़ को लिखते चलना, स्टोन एज आपका बिल्कुल पूर्ण तरीके से कमांड हो जाएगा। आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लो, कहीं पे भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं इस तरीके से आपको कंप्लीट रूप से डिटेल में नहीं पढ़ाते, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैं कई सारे टीचर्स का वीडियो देखता था, तो वो लोग एक आध दो पॉइंट बता देते थे, उसके साथ स्टोन एज को ख़त्म कर देते थे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको एक एक चीज़ें लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद जब आपका एक शानदार नोट्स तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर आप उस नोट्स को देखोगे, उसके बाद पढ़ोगे, तब चीज़ें लगे कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है। और इसको देखने के बाद देखो, मैं बोलता हूं कि मेरे वीडियो पे पूरी तरीके से आप निर्भर नहीं रहिए 100%। आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो देखने के बाद किताब उठाइए, झायन श्रीमाली या केसी श्रीवास्तव, आपको जो कोई भी किताब लगता है एंशिएंट इंडिया का बेस्ट किताब, उसको आप उठाइए और एक बार पढ़िए इस चैप्टर को। उसके बाद देखिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। लगभग 80 से 90% चीज़ें आपके दिमाग में पहले से मौजूद होंगी। तो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आते हैं तीसरे प्लेस के बारे में, और तीसरा प्लेस है इलाहाबाद। और इलाहाबाद विंध्य क्षेत्र में लोकेटेड है, ठीक है, विंध्य क्षेत्र में लोकेटेड है। तो इलाहाबाद में 3 प्लेसेस प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? एक तो कोलडीहबा है, दूसरा महगहा है, नाम याद रखिएगा, कोलडीहबा, महगहा, और तीसरा नाम है पंचोह। पंचोह, कोलडीहबा, महगहा, कोलडीहबा, महगहा और पंचोह, 3 प्लेस हैं, इलाहाबाद में लोकेटेड हैं। अब ये तीनों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई है। पहले हम लोग बात करेंगे कोलडीहबा के बारे में, ठीक है। अब देखो कि कोलडीहबा के बारे में क्या बात करें। कोलडीहबा से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ प्राप्त हुआ है वह हुआ है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। चावल का दाना प्राप्त हुआ है, भूसी प्राप्त हुआ है, पुआल प्राप्त हुआ है। तो आपसे सवाल बार बार पूछा जाता है कि भारतीय प्रांत में या भारतीय उपमहाद्वीप में वैसा कौन सा प्लेस लोकेटेड था जहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो उसका नाम है कोलडीहबा, और कोलडीहबा इलाहाबाद जिले का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है, और इसके बारे में बताया गया कि यहाँ से जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व का है। 7000 BC, 7000 ईसा पूर्व का उसको माना गया है। उसके साथ साथ यहाँ से धान का दाना प्राप्त हुआ है, धान की भूसी प्राप्त हुई है। भूसा जिसको बोलते हो, ठीक है, धान जब कूटते हैं तो उससे जो गार्बेज मटेरियल्स निकलते हैं जिसको आप भूसा बोलते हो, जिसको आप अलग कर देते हो, फिर चावल का दाना अलग कर लेते हो, तो भूसा प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ पुआल प्राप्त हुआ है, ठीक है, पुआल प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ मटका प्राप्त हुआ है, मटका, ठीक है, मटका। एक सवाल और कोलडीहबा से पूछा जाता है, और वह सवाल यह है कि कोलडीहबा क्या केवल न्योलिथिक कल्चर का हिस्सा है? तो नहीं, कोलडीहबा न्योलिथिक कल्चर का हिस्सा होने के साथ साथ कालकोलिथिक कल्चर का भी हिस्सा है। यानी कि इसका संबंध ताम्र पाषाण काल से भी है, नव पाषाण काल से भी है, और लौह पाषाण काल से भी है। जब लोहे का आविष्कार होगा उस समय भी कोलडीहबा से बहुत तरीके के साक्ष्य प्राप्त होंगे। अब आते हैं कि यह तो भारतीय महाद्वीप की बातें हो गई, यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला 7000 BC का। लेकिन पूरे दुनिया की बात की जाए कि पूरे दुनिया में पहली बार कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो उसका नाम है विश्व में, मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट में, आप इसको देख लो कि विश्व की जब बात की जाए तो याद रखना 9000 ईसा पूर्व, 9000 BC, 9000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ नामक जगह से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में बात की जाए तो इलाहाबाद, कोलडीहबा, भारत में बात की जाए तो इलाहाबाद, कोलडीहबा, विश्व में बात की जाए तो बलूचिस्तान, मेहरगढ़। बलूचिस्तान, मेहरगढ़ कब का? 9000 ईसा पूर्व का। भारत का कोलडीहबा कब का? 7000 ईसा पूर्व का। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग अगले प्लेस के बारे में बात करते हैं। अगला प्लेस है हमारा महगहा एवं पंचोह। मैंने बताया कि इलाहाबाद में 3 प्लेसेस थे, कोलडीहबा, महगहा एवं पंचोह। तो महगहा एवं पंचोह से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई, इसके बारे में पहला पॉइंट याद रखिए कि महगहा एवं पंचोह केवल नवपाषाण काल से इनका संबंध है, केवल नियोलिथिक कल्चर का यह हिस्सा है। लेकिन कोलडीहबा नियोलिथिक के साथ साथ, ठीक है, लौहकालीन संस्कृति का भी हिस्सा है। उसके साथ साथ जब कॉपर एज की शुरुआत होगी उस दौर का भी वो हिस्सा है। लेकिन महगहा एवं पंचोह केवल नियोलिथिक कल्चर का हिस्सा है, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। एक तो भेड़,
बकरी, सुअर, हिरण की हड्डी, ये तमाम चीज़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हिरण की हड्डी का इस्तेमाल उपकरण के बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए किया जाता था। मेसोलिथिक कल्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी औजार बनाए जाते थे तो उनको पकड़ने के लिए जिस मूठ का प्रयोग किया जाता था, उस मूठ को बनाने के लिए हम लोग जानवरों की हड्डी का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हिरण की हड्डी का, सुअर की हड्डी का प्रयोग किया जा रहा है उपकरण बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। अब यहाँ से मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ जिसको आप मृद भांड बोलते हो। ठीक है, तो मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके साथ साथ गोलाकार झोपड़ी, ठीक है, गोलाकार झोपड़ी का विकास, गोलाकार झोपड़ी का अवशेष मिला है। उसके साथ साथ चमकीला एवं खुरदरा बर्तन, यानी जो भी बर्तन मिल रहे थे वो चमकीले मिल रहे थे। अब चमकीला का मतलब यह नहीं कि आज के दौर की तरह का चमकीला। चमकीला का अर्थ है कि उस पर पॉलिश किया गया था, वह पूरे तरीके से चिकना कर दिया गया था। तो अब देखोगे कि नवपाषाण काल में जो पॉलिशदार चीज़ों का सबसे ज़्यादा विकास होता है, पॉलिश का विकास होता है। तो इसी तरीके से जब ये लोग बर्तन पे पॉलिश करेंगे तो उनका बर्तन भी चमकीला बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना कि चमकीले बर्तन का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। उसके साथ साथ खुरदरा बर्तन, तो खुरदरा बर्तन तो पहले से ही चलता आ रहा था वो। उसके बाद कटोरा मिला है, छेनी मिला है, बसुली मिला है। ठीक है, कटोरा मिला है, छेनी और बसुली, ये तमाम उपकरण हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं अगले प्लेस के बारे में, और अगला लोकेशन है हमारा मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र, और वहाँ पे कौन कौन प्लेसेस हैं? मुख्य तौर पे बिहार का हिस्सा यहाँ पर आता है। पहला प्लेस है जिसका नाम है चिरांद, याद रखिएगा, कई बार यह सवाल पूछा गया है। चिरांद बिहार के छपरा जिले में, सारण जिले में लोकेटेड है। ठीक है, और यह जो प्लेस है इसका संबंध ताम्रपाषाण काल से भी है और नवपाषाण काल से भी है। ताम्रपाषाण का अर्थ कब है? जब कॉपर का डेवलपमेंट होगा, जब कॉपर का विकास होगा, उस दौर को ताम्रपाषाण कहते हैं। नवपाषाण काल का क्या अर्थ है? जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चिरांद जो है वह दो काल का प्लेस है, दो काल से इसका संबंध है, ताम्रपाषाण काल से भी और नवपाषाण काल से भी। ठीक है, अब देखो यहाँ से कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई है। पहला उपकरण प्राप्त हुआ है। तब उपकरण जब मैंने लिख दिया तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट खुद से आना चाहिए कि उपकरण बनाने के लिए पत्थरों का और जानवर के हड्डियों का, उनके सींग का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर बात करेंगे कि पत्थर के रूप में कौन से पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, उपकरण मिले हैं, उसके साथ साथ कुल्हाड़ी मिला है, औजार हथियार के रूप में हड्डी मिला है, और हथौड़ी भी मिला है। उसके बाद जानवरों के सींग मिले हैं। ठीक है, जानवरों के सींग मिले हैं। उसके साथ साथ कुदाल की प्राप्ति हुई है। उसके साथ साथ छेनी, सुआ, धान, मसूर, गेहूं और जौ, फसल के रूप में धान, मसूर, गेहूं और जौ मुख्य तौर पे चिरांद में पाया गया है। उसके बाद बात करते हैं जानवरों के रूप में 12 सिंगा है, हिरन है, गैंडा है। ठीक है, ये तमाम जानवर वहाँ पर पाए गए हैं, इनके हड्डियों के अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं हम लोग बिहार के दूसरे प्लेस के बारे में, और दूसरा प्लेस है जिसका नाम है सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम बिहार का एक ज़िला है। ठीक है, और उस ज़िले में एक प्लेस है जिसका नाम है बरूडीह। ठीक है, बरूडीह, तो बरूडीह जिले से, बरूडीह प्लेस से कई सारी चीज़ें मिली है। पहला चीज़ मिला है सलेटी एवं काले रंग का मृदभांड। सलेटी मतलब सलेट के रंग का। ठीक है, एवं काला, सलेटी रंग जो होता है काला से थोड़ा सा लाइट डार्क उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो सलेटी रंग का एवं काले रंग का मृदभांड प्राप्त हुआ। मृदभांड का अर्थ है मिट्टी के द्वारा, कच्ची मिट्टी के द्वारा बनाया गया बर्तन। आगे आते हैं। इसके साथ साथ एक प्लेस और है मयूरगंज, जो उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, मयूरगंज जो उड़ीसा में लोकेटेड है, और वहाँ से प्राप्त हुआ है क्या? पॉलिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य। ठीक है, पॉलिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य। मैंने बोला था कि नवपाषाण काल में जितने भी उपकरण या बर्तन बनाए जाएंगे उस पर पॉलिश किया जाएगा, वह उसको चमकीला बनाया जाएगा, उसको चमकदार बनाया जाएगा। तो चमकदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य, ठीक है, पॉलिशदार कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हो रहा है? मयूरगंज से, और मयूरगंज कहाँ का हिस्सा है? उड़ीसा का हिस्सा है। क्लियर है? आइए अगले प्लेस पे बात करते हैं। अगला प्लेस है हमारे पास मेघालय की गारो की पहाड़ी। ठीक है, मेघालय की गारो की पहाड़ी है वहाँ पे, वहाँ से चाक एवं बर्तन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, चाक एवं बर्तन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद अगला प्लेस है हमारे पास, और उस प्लेस का नाम है कर्नाटक।
तो कर्नाटक से 4-5 प्लेसेस हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन नाम है? पहला नाम है मास्की। आगे जब एंशिएंट इंडिया हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अशोक के समय मास्की अभिलेख के बारे में, ठीक है, जिसमें अशोक के बारे में बात की जाती है। तो मास्की वही जगह है दोस्तों जो कर्नाटक में है। उसके बाद संगनकल्लू है, ठीक है। संगनकल्लू आप देख रहे हो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, पेलोलिथिक पीरियड से ही। उसके बाद हलूर है, उसके बाद ब्रह्मागिरी है, ठीक है। उसके साथ साथ कोडकेल है, टी नरसिंहपुर है, और पिकली हल है, और टेकलकेट है। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मास्की है, संगनकल्लू है, हलूर है, ब्रह्मागिरी है, कोडेकल है, टी नरसिंहपुर है, पिकली हल है, और टेकल कोट है। टोटल लगभग 6 से 7 प्लेसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से प्लेसेस थे? तो आंध्र में थे नागार्जुन कोंड, ठीक है। नागार्जुन कोंड की प्राप्ति, नागार्जुन कोंड एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद उतनूर है, उसके बाद फलबाय, उसके बाद सिंगन, ठीक है। उसके बाद सिंगनपल्ली, ठीक है। सिंगनपल्ली, माफ़ करना, एक साथ है, सिंगनपल्ली। 4 प्लेस कौन कौन? पहला नागार्जुन कोंड, उतनूर, फलबाय और सिंगनपल्ली। 4 प्लेसेस आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं कि जो कर्नाटक में प्लेसेस थे और जो आंध्र प्रदेश में जो प्लेसेस प्राप्त हुए, वहाँ से कौन कौन सी चीज़ें, नई नई चीज़ें प्राप्त हुई है हमें। तो उसमें प्राप्त होने वाली चीज़ों में पहला चीज़ है, ठीक है। उसके साथ एक प्लेस और याद रखना, माफ़ करना, तमिलनाडु में एक प्लेस था जिसका नाम है पंचपली, ठीक है। पंचपली, ठीक है, माफ़ करना, पय्यमपली, ठीक है। पय्यमपली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पय्यमपली, यहाँ पे आप देख लो, पय्यमपली, ठीक है। इस तरीके से पय्यमपली। अब देखते हैं कि यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हुई है, इन सारे प्लेसेस के बारे में टाइम फ्रेम तैयार किया इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने। तो उन्होंने बताया कि इनका टाइम फ्रेम 2500 से, यानी कि साउथ इंडिया में जो न्यूलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि सारे प्लेसेस में अलग अलग टाइम फ्रेम में न्यूलिथिक कल्चर का डेवलपमेंट होगा। तो साउथ इंडिया में न्यूलिथिक कल्चर का विकास के बारे में टाइम फ्रेम जब किया गया तो बताया गया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति का विकास होता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि 2700 BC से लेकर 1750 के बीच में हम लोग हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके लिए आप कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपको कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। अब याद रखते हैं कि यहाँ से मिली थी कौन कौन चीज़ें। बर्तन में कई सारी चीज़ें मिली थी, ठीक है। छोलनी है, कटोरी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जानवर के रूप में गाय, बैल है, बकरी है, भैंस है, सूअर है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के बारे में साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा माइक्रोलिथ्स उपकरण मिलते हैं, ठीक है, औजार मिलते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें कहाँ से प्राप्त हो रही है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश वाले हिस्से से। कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपसे प्लेसेस से सवाल आएंगे कि निम्न में से कौन सा प्लेस आंध्र प्रदेश में लोकेटेड नहीं है, या निम्न में से कौन सा प्लेस कर्नाटक में लोकेटेड नहीं है, इससे सवाल आएंगे, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टूल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इस समय कौन कौन से टूल्स थे? तो मुख्य तौर पे न्यूलिथिक एज में जो टूल्स हैं उनका नाम है सैल्ट, ठीक है। सैल्ट आप यहाँ देखना, सैल्ट, कुल्हाड़ी, ठीक है। सैल्ट, कुल्हाड़ी, हैमर स्टोन, ठीक है। सैल्ट, कुल्हाड़ी और हैमर स्टोन आपको दिख रहा है? चलिए, सैल्ट, कुल्हाड़ी और हैमर स्टोन, ठीक है। ये तमाम चीज़ें प्राप्त हुई है। और इनको बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनको बनाने के लिए आप ध्यान रखना कि इस समय त्रिकोणीय औजार का आविष्कार हो रहा है, ठीक है। बकराधार, ठीक है, बकराधार औजार का आविष्कार हो रहा है। उसके साथ साथ यह याद रखना कि इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए किन किन पत्थरों का प्रयोग किया गया। तो पहला जो है उसका नाम है क्वार्टजाइट, ठीक है। क्वार्टजाइट पत्थर जो कि काफ़ी समय से चलता आ रहा है। उसके साथ साथ क्वार्टजाइट जो पत्थर होता था वो मुख्य तौर पे 2 रंग का होता था। एक तो ब्लैक रंग का होता था, दूसरा ग्रे रंग का होता था। ब्लैक का अर्थ है काला होता था या भूरा रंग का, ठीक है। तो सवाल आ जाए कि न्यूलिथिक कल्चर में, ठीक है, न्यूलिथिक कल्चर में जो औजार बनाया जा रहा था क्वार्टजाइट पत्थर से, वो पत्थर किस रंग के होते थे मूलतः? तो काले एवं भूरे रंग के होते थे, काले एवं भूरे रंग के। क्लियर है? चलो आगे तो दूसरा पत्थर है कैल्सिडोनी, तीसरा पत्थर है आर्गेट। मुख्य तौर पे तीन पत्थर कौन कौन? पहला क्वार्टजाइट, दूसरा कैल्सिडोनी, तीसरा आर्गेट, ठीक।
अब आ जाते हैं कि ये जितने भी उपकरण प्राप्त होंगे वो सारे के सारे पॉलिशदार होंगे और इसमें हड्डी का भी प्रयोग किया जाएगा। वह शेप में त्रिकोणीय भी होंगे और वक्राधार भी होंगे। यह टूल्स के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग बात करते हैं न्यूलिथिक कल्चर के स्पेशल फीचर्स के बारे में। ठीक है, स्पेशल उसका क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने बताया था कि न्यूलिथिक कल्चर का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट है इसमें, हाँ पहला पॉइंट क्या है, गृह निर्माण। ठीक है, गृह निर्माण यानी इस दौर में न्यूलिथिक कल्चर में जो मानव है वह अपने को रहने के लिए घर बनाने की शुरुआत कर देता है, वह घर बनाने लगता है। अब इसको कॉन्सेप्ट के आधार पे समझो कि वो घर क्यों बना रहा है, आखिर घर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, उससे पहले मानव क्यों घुमंतु भोटिया की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था इधर से उधर घूमकर, और अब यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो घर बनाने लगा। ठीक है, तो गृह निर्माण यहाँ पे करता है, और जो गृह होता है वो होता है वृत्ताकार। ठीक है, जो उसका घर होता है उसका शेप कैसा होता है, वो वृत्ताकार होता है, अंडाकार होता है, उसके साथ साथ गर्ताकार होता है, गर्त में भी घर बनाता है। उसके साथ साथ लठ से, ठीक है, जो झोपड़ी का निर्माण करता है उसमें मुख्य तौर पे घास फूस एवं लठ का लकड़ी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, घास फूस एवं लकड़ी का इस्तेमाल करता है। उस दौर में जो कोई भी घर बन रहा है, जो कोई भी व्यक्ति घर बना रहा है, वो सारे के सारे घर घास के छत के होते थे। ठीक है, छत जो बनाया जाता था उसका घास से बनाया जाता था। क्लियर है? चलो अब बता, मैंने बोला कि गृह निर्माण आखिर की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपको पता होगा कि इस दौर में जब कृषि का विकास हो रहा है, तो जब कृषि का विकास होगा दोस्तों तो जीवन, मनुष्य का जीवन अस्थायी होने लगेगा। तो जब वो मान लीजिए कि किसी चीज़ का वो बीज बो देता है कहीं पे कृषि करने के लिए, तो जब तक वो उपजता नहीं है, जब तक वो पकता नहीं है, जब तक उसको काट नहीं लेता है, तब तक वो कहीं माइग्रेट नहीं कर सकता है। पहले माइग्रेट क्यों कर रहा था, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर नहीं था। अब एग्रीकल्चर आ गया है तो वो माइग्रेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अस्थायी रूप से उसको एक जगह पे भोजन की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जब अस्थायी रूप से उसको कहीं एक जगह पे रहना होगा तो उसको गृह निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों ने गृह निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की, घर बनाने लगा, और यहाँ से लोगों का जीवन अस्थायी होगा, वो लोग अस्थायित्व की ओर अग्रसर होंगे। अब से पहले वो लोग पशुपालन पे केवल निर्भर थे क्योंकि कृषि नहीं था, और जब तक वो पशुपालन पे थे, जानवरों को मार कर शिकार कर खाते थे, तब तक उनका जीवन घुमंतु भोटिया की तरह था, इधर से उधर घूमकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब कृषि आया तो अब वो लोग क्या करेंगे, उनका जीवन अस्थायी होगा, और जब जीवन अस्थायी होगा तो वो लोग रहने के लिए अपना घर बनाएंगे। ठीक है, और घर बनाने के लिए कौन कौन चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, घास फूस लकड़ी, ये तमाम चीज़ें। आगे आते हैं वस्त्र निर्माण। ठीक है, अब यहाँ से एक नया चीज़ आ रहा है। ठीक है, लोग अब वस्त्र निर्माण, ठीक है, कपड़े पहनने के शौकीन हो रहे हैं, अब कपड़ा पहनना चाह रहे हैं। तो कपड़ा पहनने के लिए ऐसा नहीं कि आज हम लोग रेमंड का और लिवाइस का जींस पहनते, उस तरीके का तो था नहीं। तो कपड़ा पहनने के लिए लोग क्या करते थे, जो वृक्ष के पत्ते हैं, ठीक है, जो पेड़ पौधे होते थे, उनके पत्तों को सील सील करके, मैंने बताया था ना कि हड्डी का सुई प्राप्त हुआ है कहाँ से, गोफर काल से। तो उस हड्डी के सुई के माध्यम से वो लोग एक पत्ते को दूसरे पत्ते से सी करके, ठीक है, सी करके उसका सिलाई कर करके अपना कपड़ा बनाते थे, और उसी कपड़े से अपना उसी कपड़े को पहनते थे। ठीक है, वस्त्र के रूप में। उसके साथ साथ छाला। ठीक है, छाला का अर्थ क्या है, पेड़ जो कटता था तो पेड़ को, छाल को भी वो लोग वस्त्र के रूप में ठंडे के मौसम में पहनते थे, क्योंकि पेड़ का जो छाल होता था वो मोटा होता था। तो उसको ओढ़ने के बाद, उसको पहनने के बाद ठंडा लगने की संभावना नहीं होती थी, ठंड लगने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती थी। आगे आते हैं, उसके साथ साथ जो जानवरों को मारते थे वो लोग, तो जानवरों को मारने के बाद उनका मांस निकाल कर खा जाते थे, और उनका जो चमड़ा का खोल जो बचता था, ठीक है, कवर जो बचता था, उस कवर को वो लोग कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे। क्लियर है? आगे आते हैं, अब इसमें अस्त्र शस्त्र तथा नए उपकरण का विकास हुआ। मैंने बताया कि अस्त्र शस्त्र तो पहले से ही चलते आ रहे थे, लेकिन न्यूलिथिक कल्चर आते आते कई तरह के नए नए उपकरण आए। ठीक है, क्योंकि अब मेसोलिथिक एज में छोटे छोटे पत्थरों को इस्तेमाल किया जाने लगा औजार बनाने के लिए। जैसे हमने बताया था कि माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म उपकरण की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे भी देखो कि जितने भी उपकरण बन रहे हैं वो मंझोले कद के हैं, छोटे कद के हैं, और उनके लिए उनको पॉलिश किया जा रहा है, उनको चमकदार बनाया जा रहा है, ज़्यादा मजबूत बनाया जा रहा है। तो नए नए तरीक़ों के औजार का भी, नए नए तरीक़ों के उपकरण का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कृषि का विकास। ठीक है,
कृषि का विकास, कृषि एक ऐसा पॉइंट है जो कि बाकी के स्टोन एज का पीरियड, पेलोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड, इन दोनों को अलग करता है। हमने बताया था कि मेसोलिथिक फेज जो है वह ट्रांजिशन फेज है, ठीक है, वहाँ से चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। अब देखो कि न्यूलिथिक कल्चर में पहली बार एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है, कृषि का विकास होता है, और कृषि के रूप में हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व में 9000 BC में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का प्रमाण मिला। उसके बाद भारत में बात किया जाए तो इलाहाबाद के कुलडीहबा नामक क्षेत्र से 7000 ईसा पूर्व चावल के दाना, चावल का भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि जब कृषि का विकास हुआ तो इस समय कौन कौन से अनाज उपजाए जा रहे थे। पहला गेहूं, दूसरा जौ, तीसरा बाजरा, चौथा मक्का, शाक, कपास, ठीक है, एवं अन्य तरीके के फल का उत्पादन किया जा रहा था। नाम याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, शाक एवं कपास तथा अन्य तरह के फसलों का, अन्य तरह के फलों का, ठीक है, अन्य तरह के फ्रूट्स का उत्पादन किया जा रहा था। क्लियर है। अब देखो कि कृषि का विकास तो हो गया, तब पशुपालन तो पहले से चलता आ रहा था, तो अगला पॉइंट हमारा पशुपालन, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पशुओं को भी, अब पशुओं को ये लोग मारना कम करते हैं, ठीक है। पहले चूंकि ये लोग एग्रीकल्चर नहीं था, ठीक है, गेहूं जौ नहीं था, तो ये लोग जानवर को ही मारकर खाते थे। अब उनके पास खाने के लिए अन्य चीज़ें आ गई है, तो अब ये लोग जानवर को कम मारेंगे, अभी भी मारेंगे लेकिन जानवर को अब कम मारेंगे। अब उसको पालेंगे, उसको पोसेंगे और उससे दूध निकाल कर उसको अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पशुपालन के रूप में लोग मुख्य तौर पे किसको पाल पोस रहे हैं, गाय को, बैल को, भैंस को, बकरी को। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये 4 मुख्य जानवर हैं जिनको पाल रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं मृदभांड कला के बारे में। तो मृदभांड कला के बारे में बताया था कि यह बहुत पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। मृदभांड कला के आधार पे हम लोग पता भी करते हैं, जैसे आप उस वीडियो को नहीं देखे हो आप आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का, तो वहाँ पे देख लेना। वहाँ पे हम लोगों ने मृदभांड कला के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की थी, जिसमें हमने बताया था कि मृदभांड कला से मिट्टी के बर्तन से हम लोग पता कर सकते हैं कि यह किस दौर का बर्तन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो मृदभांड कला का विकास यहाँ पर भी हुआ। कुम्हार के चाक का अवशेष मिलता है, कुम्हार के चाक का पहली बार प्रमाण मिलता है न्यूलिथिक कल्चर से। क्लियर है। आगे आते हैं, और चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। मेसोलिथिक पीरियड में आपने देखा था कि भीमबेटका, आदमगढ़ के गुफाओं में कई तरह के शैल चित्र का विकास हुआ था, जिसमें आदमी का चित्रांकन किया गया था, मछलियों का किया गया था, पशुओं का किया गया था, पक्षियों का किया गया था, इन तमाम चीज़ों का चित्रांकन किया गया था, जिसमें आदमी को, जानवर को शिकार करते हुए दिखाया गया था। तो चित्रकारी भी यहाँ पर डेवलप था, ठीक है, चित्रकारी भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था। उसके साथ साथ शवाधान प्रक्रिया, हम लोगों ने बात की थी कि बुर्ज होम में पता चला कि एक व्यक्ति जब मरा तो उसके साथ उसके प्यारी चीज़ें, उसके जो लवेबल थिंग्स थे, उसको उसके साथ दफनाया गया। उससे पहले मेसोलिथिक पीरियड में पढ़ा था कि एक समाधि, एक पुरुष और एक स्त्री दोनों एक साथ समाधि करते हुए पाए गए हैं, उनके हड्डी, उनके अवशेष, ठीक है। तो शवाधान प्रक्रिया भी हमारे यहाँ पहले से ही चलती आ रही थी। इस दौर में इसके अंदर और नए नए चीज़ों का विकास हुआ। क्लियर है। उसके साथ साथ धर्म के क्षेत्र में, ठीक है, धर्म के क्षेत्र में आप देखोगे कि नवपाषाण एवं मध्यपाषाण, न्यूलिथिक एवं मेसोलिथिक पीरियड में ऐसे कई सारे प्लेसेस मिलते हैं जहां से मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण मिलता है, जिससे पता चलता है कि लोग धर्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लोगों को धर्म की भी बातें समझ में आ रही है और उनके अंदर धर्म जैसा चीज़ भी एग्जिस्ट कर रहा है, अस्तित्व में है, विद्यमान है, प्रेजेंट है। क्लियर है। आगे आते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो कहता है फैब्रिकेटर। फैब्रिकेटर एक नए तरीके का औजार था, एक नए तरीके का उपकरण था, जिसका पहली बार विकास न्यूलिथिक कल्चर में हुआ, ठीक है। तो फैब्रिकेटर का प्रयोग यहाँ से ज़्यादा शुरू हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद लास्ट का पॉइंट जो कि हमने बताया कि विश्व में कृषि 9000 BC में बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे कैल्कोलिथिक फेज के बारे में, ठीक है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में, जब तांबे का आविष्कार हो रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस दौर में कौन कौन से कल्चर थे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि इतिहास को शामिल किया गया है तो निश्चित तौर पर शेयर कीजिए। उसके साथ साथ यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपको जुड़ना चाहिए, और वैसे छात्र जो किसी अन्य विषय के साथ यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारे साथ पेपर 1 के लिए जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।